हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रणजी डीपी ऑफिशियल में। हम लोग देख रहे थे झारखंड जीएस एमसीक्यू का सीरीज और आज छठा क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके व्याख्या जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कांच का कारखाना कहाँ स्थापित है? चार ऑप्शन है, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो रामगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका पिक लगा दिया हूँ, ये भी देख लीजिए। ये कारखाना जो था, यहाँ व्याख्या में आप देख सकते हैं, झारखंड का जो पहला ग्लास फैक्ट्री वर्क्स 1942 में कांड्रा सरायकेला खरसावां में हरिश्चंद्र वार्ष्णेय के द्वारा सरायकेला ग्लास वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। हालांकि यह फैक्ट्री 1992 से बंद पड़ी है। तो ये झारखंड में जो सबसे पहले ग्लास इंडस्ट्री का जो स्टार्टिंग हुआ था वो सरायकेला खरसावां से हुआ था, लेकिन वो 1942 से स्टार्ट हुई और वो 1992 से यहाँ पे वो बंद हो गई है। ईश्वर दास वार्ष्णेय हरिश्चंद्र वार्ष्णेय के पिताजी हैं। इन्हें भारत में कांच उद्योग का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, झारखंड में दूसरा ग्लास फैक्ट्री रामगढ़ के भुरकुंडा स्थित भदानी नगर, मेनली ये भुरकुंडा ही जाना जाता है, लेकिन भदानी नगर उसके अंदर एक जगह है भुरकुंडा के अंदर, वहां पे गुरु शरण लाल भदानी के द्वारा वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। और ये जो भदानी के द्वारा जो ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो 1957 में क्या किया गया कि इंडो असाही ग्लास कंपनी, जो कि एक जापानी कंपनी थी, उसको बेच दिया गया था। ठीक है, और ये जो कंपनी थी ये एशिया की, संपूर्ण एशिया की सबसे अच्छे क्वालिटी की कांच बनाने के लिए फेमस थी ये। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा 1957 जब ये जापानी कंपनी इसको खरीदी, उसके बाद से 2016 तक बहुत बार कंपनी को चालू किया गया, फिर बंद किया गया और बहुत लोगों के हाथों बिकती चली गई ये कंपनी। अलग अलग उद्यमी आए, इस कंपनी को खरीदे, फिर कुछ दिन चलाए, फिर बंद किए, फिर दूसरे को बेच दिए, इस तरह से। और फाइनली अक्टूबर 2016 से ये कंपनी जो है वो पूर्णतः बंद है। ठीक है, और इस इंडस्ट्री को जो कच्चा माल प्राप्त होता था, ये देखिए कच्चा माल, वो सिलिका, चूना पत्थर, सीसा, सुरमा, सुहागा, सीरा, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, इस सब का प्रयोग किया जाता था। और ये सारे जो कच्चे माल थे वो मंगल घाट और पत्थर घाट, ये दो घाट से प्राप्त होते थे, और ये दोनों घाट जो हैं वो राजमहल पहाड़ी के भाग हैं। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आज का दूसरा क्वेश्चन बजट से है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम संपूर्ण बजट का एक बार रिवीजन कर लेंगे। और क्वेश्चन है कि झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के खर्च का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में जाएगा? मतलब सरकार का जो भी खर्च होगा तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो कहाँ पे खर्च किया जाएगा? तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र पे। यहाँ पे देखिए पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा शिक्षा जो है उस पे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। 12.8%, जो भी टोटल पैसा है उसका 12.8% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं झारखंड बजट 23-24 का एक शॉर्ट रिवीजन। सीजीएल का एग्जाम सामने है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये जो था वो 3 मार्च 2023 को वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कुल बजट देख लीजिए कितना का है, ये 1,16,418 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसके बाद ये बजट का नाम रखा गया था हमीनकर बजट। इसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा जो था वो आपका जीएसडीपी का 2.76% था। ठीक है,
फिर निवेश विकास दर आप देख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आप जो देखिए आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो देख लीजिए, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। ठीक, आप इसको ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा इनकम का स्रोत होता है वो उनके पापा के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा दिया गया पॉकेट मनी होता है। तो उसी तरह जो झारखंड मान लीजिए अपना छोटा सा स्टेट है, तो इसके पास जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होंगे उसमें जो हिस्सेदारी मिलेगी वो हो जाएगा। और खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा ये शिक्षा पे करेगा। ठीक, इसके अलावा 3 स्थानों पर मनोचिकित्सा केंद्र पलामू, चाईबासा और दुमका में खोला जाएगा। मेडिकल कॉलेज 2 स्थान पे बोकारो और चाईबासा में खोला जाएगा। 800 नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। इसके अलावा पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पे देखिए दुमका में मसलिया रानेश्वर और देवघर जामताड़ा में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसके अलावा सिद्धू कानू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी। चाईबासा, दुमका, बोकारो में नेतरहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ये सब जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। डेयरी प्लांट जो है वो आपका गिरिडीह और जमशेदपुर में प्रस्तावित है। वहीं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो आपका रांची में प्रस्तावित है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो जो है आपका बढ़ाकर 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये कर दी गई है। ठीक है, एक तरह से जैसे कृषि में MSP दी जाती है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसी तरह दुग्ध उत्पादकों को एक प्रोत्साहन राशि सपोर्टिंग प्राइस दी जाती है, तो वो जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है 1 रुपये की। मिलेट उत्पादन में प्रोत्साहन हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन का शुरुआत किया गया है। इसके अलावा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत देखिए इतना किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। सुखाड़ राहत वाला देख लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, ये जनजातीय शासन व्यवस्था से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सके, तो इसमें क्या किया जाएगा, 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। पंचायत सचिवालयों में जो है वो आपका 65 इंच का LED टीवी स्थापित की जाएगी। और ये एक आप देख लीजिएगा, अभी तक 5 जनजातीय भाषाओं में प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता था। इसके अलावा पहली बार बांग्ला और उड़िया में प्राथमिक शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की गई है। तो इतना आप बजट से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। और आज का अगला क्वेश्चन है कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये देख लीजिए, इसका पिक्चर डाल दिए हम। आगे देखते हैं हम, इसका व्याख्या देख लीजिए। तो इसका रांची के हटिया नामक स्थान पे इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1958 में। और ये देखिए इसका स्थापना का मूल उद्देश्य जो था वो इस दिशा में, मतलब ये कार इंजीनियरिंग की दिशा में, जहाँ पे मशीनों इस सब का निर्माण किया जाता है, उस दिशा में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय संचित करना और अपने देश के लोगों को प्रशिक्षित करना, रोजगार देना, ये सब इसके टारगेट्स थे। इसके अलावा ये जो HEC की स्थापना जो हुई है वो भारत सरकार ने चेकोस्लोवाकिया और रूस के सरकार के सहयोग से की है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्लांट हैं, एक है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, दूसरा है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ये अलग अलग प्लांट्स हैं जो अलग अलग देश, जैसे फाउंड्री फोर्ज जो है वो चेकोस्लोवाकिया, वहीं हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से, और हैवी मशीन टूल्स प्लांट जो है वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसके अलावा बोकारो इस्पात को HMTP अर्थात हैवी मशीन टूल प्लांट से आवश्यक मशीन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। ठीक, HEC परिसर में ही एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड भी है जो भारत सरकार के ही अधीन है। और इस कारखाने में क्या होता है ना कि जहाज के इंजनों और डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। तो इतना चीज आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये चिक बड़ाई को कहा जाता है। ये देख लीजिए, एक मैप में डाल दिया हूँ ढूंढ कर कहीं से।
ये खुद से अपने हाथों से ही कपड़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकबड़ाई। यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति मानी जाती है। इसके अलावा इनका मुख्य जो है, यह मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करते हैं, तो मुख्य काम ही कपड़ा बुनना हो गया, इसीलिए इन्हें हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। और इनका जो मुख्य क्षेत्र है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये जनजाति, तो ये देखिए रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा अर्थात दक्षिणी छोटा नागपुर में। ठीक ना। वधु मूल्य जो है इस जनजाति का गोनोड है। और विधवा विवाह और पुनर्विवाह दोनों प्रथा प्रचलित है। पुनर्विवाह को ये लोग सगाई कहते हैं। सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, सर्वोच्च देवी देवी माई। और इस जनजाति में पहले नरबली प्रथा थी, अब रोक लगा दी गई है। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है कि उथलू और जांघे झारखंड की किस जनजाति का उपवर्ग माना जाता है, तो ये किसका है, बिरहोर जनजाति का है। ये बिरहोर जनजाति का घर है कि उन लोग कैसे अपना घर बनाता है, घर को क्या कहता है, आगे हम लोग देखते हैं। ये झारखंड की 8 आदिम जनजातियों में से एक है। घुमंतू जनजाति है। ये लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं और प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टोलाइड समूह में रखा गया है। इसके अलावा बिरहोर की बस्ती को क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। बिरहोर छोटी छोटी झोपड़ियां, ये देखिए आप, छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, जिन्हें कुंबा या कुरहर कहा जाता है। और ये 2 आकार के होते हैं। अगर अगर बड़े आकार के हैं तो ओड़ा कुंबा, और छोटे आकार के हैं तो चू कुंबा। ठीक है। इसके अलावा इनके युवा गिरा को गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है। और अलग अलग नाम है। लड़कों के गीती ओड़ा को डोंडा कांटा और लड़कियों के गीती ओड़ा को डिंडी कुंडी के नाम से जाना जाता है। पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों में ये क्या करते हैं ना, कारीगरी करते हैं, नक्काशी करते हैं। उसमें ये बिरहोर जनजाति निपुण माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए, जीवन यापन के आधार पर बिरहोर को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यही क्वेश्चन भी था आपका। एक उथलू या उसी को भूलिया कहते हैं, जो घुमक्कड़ है। ऐसे भी याद रखिए, भूलिया तो हम लोग बोलते हैं ना खोटा में भूलना, चलना, तो उसी तरह से घुमक्कड़ ये भूलते रहते हैं, तो भूलिया या उथलू। और दूसरा जो आपका जांघी या थानिया। ठीक है, ये आदिवासी है या स्थायी रूप से बस गए हैं, कृषि कार्य करते हैं। ठीक। इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा। इसके अलावा पारिवारिक देवी देवताओं में हेप्रोम प्रमुख है। ठीक। इसके नृत्य 3 प्रकार के हैं, जो डोंग, लागरी और मुतकर, ये इनके नृत्य हैं। तो इतना आप बिरहोर जनजाति में याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6ठा क्वेश्चन कि ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो ये है सरायकेला खरसावां में। ठीक। और यहाँ पे कुछ पक्षी विहार में दे दिया हूँ, ये आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से ये रीसफलिंग करके मिलान करने के रूप में आ सकता है ये क्वेश्चन, कि 4 आपको कोई सा भी उठाकर दे दिया, बगल में डिस्ट्रिक्ट का नाम है और आप मैच कीजिए वो कहाँ है। तो ईचागढ़ कहाँ हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। तिलैया आपका कोडरमा में, तेनूघाट बोकारो, चंद्रपुरा भी बोकारो, और उधवा साहेबगंज। तो ये आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, मैचिंग में क्वेश्चन जेपीएससी में आ सकता है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है खंडोली पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिरिडीह। ठीक है, ये खंडोली है। उसका मैं देखिए खंडोली डैम, यहाँ पे डैम भी है, यहाँ पे पार्क भी है, तो अब बना दिया गया है। गिरिडीह जिला में स्थित है पर्यटन केंद्र। खंडोली डैम भी है जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बिंदु है। इस डैम का निर्माण 1955 में प्रारंभ हुआ था। 2 वर्ष बाद 1957 में इसका उद्घाटन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अब खंडोली पार्क भी निर्मित हो गया है। ठीक। तो इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आज का अगला क्वेश्चन है झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 2006 हो जाएगा। ये देखिए झारक्राफ्ट में क्या क्या होता है। इसका गठन 2006 में। इसका गठन रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध गतिविधियों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी जीविका के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। ठीक है। और यह देखिए, यह कच्चे माल, प्रशिक्षण, डिजाइन, विपणन प्रदान करने सहित उत्पादन और विपणन की संपूर्ण श्रृंखला का समर्थन करता है। ठीक है। यहाँ क्या होता है ना कि हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजें जो हाथ से निर्माण किए जाते हैं, उन सब चीजों का एक तरह से वो मार्केट टाइप से होता है। वो विपणन तैयार करता है, बाजार भी तैयार करता है, कच्चे माल भी वो तैयार करता है। यहाँ पे देखिए, और झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्वेश्चन एक बार झारखंड एसआई में पूछा है, अब देख लीजिएगा। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद में। ये यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय खनिज संस्थान, यहाँ पे पिक लगा दिया हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय खनिज संस्थान, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को तत्कालिक अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पहला आईआईटी रुड़की है और दूसरा आईआईटी बीएचयू वाराणसी है, ठीक। और तीसरा आपका हो जाएगा आईएसएम धनबाद। इसकी स्थापना जो है रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पे की गई है। 2016 में भारत सरकार इसे आईआईटी का दर्जा दिया है, ठीक है। इसके अलावा यह धनबाद जिले में स्थित है, ये जान गए आप। मोटो इसका देख लीजिएगा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, तो ये इसका मोटो है। कूट में क्वेश्चन बना सकता है कि इसका दो तीन पॉइंट उठाकर एक कूट बना सकता है कि आईएसएम धनबाद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक इसका स्थापना से उठा लिया, दूसरा इसको कब आईआईटी का दर्जा मिला था ये उठा लेगा, और तीसरा इसका मोटो एक मतलब के लिए। और इस तरह से कूट, इनमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 1 2 3 या 2 और 3, तो आप याद रख लीजिएगा इस तरह से करके। इसलिए मैं इतना व्याख्या लेकर आता हूँ ताकि अगर कूट में क्वेश्चन बने जेपीएससी में तो हम लोग सॉल्व कर सके। इसके अलावा आज का आखिरी सवाल है, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा 30 जून को मनाया जाता है, ठीक। हूल दिवस क्या है? तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्यों? 30 जून 1855 को संथाल हूल विद्रोह के याद में, ठीक है, हूल दिवस मनाया जाता है। संथाली भाषा में हूल का जो अर्थ होता है वो होता है क्रांति, इसलिए संथाल हूल बोला जाता है, या संथाल विद्रोह भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव से प्रारंभ हुआ था। हम विद्रोह पढ़ेंगे तब देख लेंगे बढ़िया से डिटेल इसका, तो इतना आप याद रखिएगा इससे, ठीक है। आगे क्या है, आगे कोटेशन है आपके लिए, बहुत अच्छी लाइन है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते, यहाँ पे किसी होगा, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। ये सही भी है कि हम अपने आप में एक डिसिप्लिन ला सकते हैं, अपना जो डेली टारगेट्स पूरा करेंगे वो सब कर सकते हैं तो ही आगे चलना चाहिए। क्योंकि अभी दोस्तों हर फील्ड में कंपटीशन है, और जब हर फील्ड में कंपटीशन है तो आप में वो जज्बा होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, और जो चीज़ आप टारगेट बनाइए वो डेली बेसिस पे पूरा कीजिए, और उसको फिर आप अपने आप को एक नया टारगेट दीजिए। तो इस तरह से चीज़ें कंप्लीट होंगी, आप एक मुकाम तक पहुंच पाइएगा। और टालने की प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम कीजिए। आप अब बच्चे नहीं है, अगर एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और जेपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं वो कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरह की चीजें आप मत कीजिए। टालने का प्रवृत्ति जो है ना धीरे धीरे कम कर लीजिए, क्योंकि टालते टालते एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग को अचानक से याद आता है कि आज से 6 महीना पहले हम ये चीज सोचे थे, अगर कर लिए रहते तो उसमें हम 6 महीना आगे बढ़ चुके होते। तो इसलिए टालना कम कीजिए, और धीरे ही सही बट आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। कछुए की भांति ही चलिए लेकिन निरंतर चलिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।